जब एक ठुकराई हुई औरत के अंदर का प्यार राख हो जाता है तो उसकी जगह पर क्या जन्म लेता है? आंसू, बदला या ऐसा पागलपन जो पूरे घर की नींव हिला दे। आज पति ब्रह्मचारी के सेट पर जो हुआ है उसने पूरे फिल्म सिटी को झकझोर कर रख दिया है। कैमरे ऑफ हो चुके हैं, लाइट्स बुझ चुकी हैं, लेकिन सेट में पीछे की फुसफुसाहट बता रही है कि कहानी अब सिर्फ ड्रामा नहीं रहने वाली, एक डार्क साइको थ्रिलर में बदलने वाली है। आप यकीन मानिए, दंगल टीवी के इस शो में जो ट्रैक आने वाला है वो सिर्फ सूरज की जिंदगी नहीं, ईशा का सुहाग और राठौर्स की इज्जत तीनों को एक साथ लाइन पर खड़ा कर देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी फिल्म सिटी की अंदरूनी रिपोर्टर, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आज मैं आपको जो अंदर की कहानी सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ अपडेट नहीं, ये एक चेतावनी है। प्यार के नाम पर खेला गया सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। सुबह मैं रूस की तरह फिल्म सिटी पहुंची। शूटिंग वाली गली में जैसे ही पति ब्रह्मचारी के सेट नंबर 7 के पास पहुंची, हवा ही बदल गई। स्पॉट दादा चुप थे, हेयर मेकअप वाले आपस में आंखों से इशारे कर रहे थे और बड़े एक्टर्स के चेहरों पर भी एक अजीब सा डर था। ये वही सेट है जहां आमतौर पर हंसी मजाक, रिहर्सल, डायलॉग प्रैक्टिस की आवाजें आती हैं, लेकिन आज वहां सिर्फ एक खामोशी थी जो चीख चीख कर कह रही थी, कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों ने बताया, राइटिंग रूम में रात भर लाइट जली रही, स्क्रिप्ट के नए पन्ने लिखे गए हैं और इन पन्नों पर जो प्लॉट लिखा है ना, वो भारतीय टीवी के सबसे डार्क ट्रैक्स में गिना जा सकता है। कहानी वहीं से उठती है जहां हमने आखिरी बार देखा था। बिया को घर से धक्के मारकर निकाला जा चुका है, उसकी पोल खुल गई, चालाकियां सामने आ गई। आमतौर पर होता क्या है, विलन गायब हो जाता है, कुछ महीने बाद विदेश से लौटता है, अमीर बनकर, सूट बूट पहनकर, या फिर किसी गनमैन के साथ एंट्री लेता है। लेकिन पति ब्रह्मचारी के मेकर्स ने इस बार अलग खेल खेला है। बिया ना तो किसी हैंडसम बॉस की सेक्रेटरी बनकर वापस आएगी, ना ही किसी डॉन के साथ। वो वापस आएगी मासूमियत, सहानुभूति और कानून को हथियार बनाकर। यानी ऐसी चाल जिसमें खून तो नहीं दिखेगा, लेकिन घाव सबसे गहरे होंगे। अब जरा सोचिए, घर से निकाली जाने के बाद बिया कहाँ गई? कहीं दूर, दूसरे शहर, कोई नया घर? नहीं, सूत्रों के मुताबिक बिया मोहल्ला छोड़कर कहीं नहीं गई। वो वहीं आसपास छुपकर सब देख रही है। राठौर हाउस की बालकनी, गेट, खिड़की, हर रोज, हर वक्त, हर पल, एक घायल शेरनी की तरह जो अभी पीछे हट गई है, लेकिन नजरें शिकार पर ही टिकी हुई है। और फिर वो प्लान बनाती है, सुसाइड ड्रामा। हाँ, ड्रामा, क्योंकि बिया जैसी चालाक लड़की अपनी जान नहीं लेगी, वो अपनी जान का नाटक करेगी ताकि बाकी सबकी जिंदगी को नरक बना सके। सीन शुरू होता है सुबह के वक्त, राठौर हाउस के अंदर। सूरज और ईशा पिछली रात की लड़ाइयों, उलझनों के बाद एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। घर का माहौल कुछ नाजुक, कुछ शांत सा है। पृष्ठभूमि में हल्की सी मंगल आरती, अगरबत्ती की खुशबू और ईशा के चेहरे पर। सूरज मुख्य दरवाजा खोलता है और उसी पल जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। दहलीज पर एक शरीर लाश की तरह गिरा हुआ, बिया, उसका हाथ कटा हुआ, खून से सना। पास में नींद की गोलियों की खाली शीशी, सफेद फर्श पर बहता लाल रंग, एक डरावना, बेहिसाब, झकझोर देने वाला नजारा। ईशा चीख उठती है, सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ब्रह्मचारी जो धर्म, दया और अहिंसा पर अपनी जिंदगी टिकाकर बैठा है, उसके लिए यह देखना कि उसके कारण, उसके इनकार के कारण किसी ने अपनी जान देने की कोशिश की, आत्मा को हिला देने वाला झटका है। यहीं से शुरू होता है बिया का नया खेल, सहानुभूति का खेल, कानून का खेल और सबसे बड़ा हथियार, सुसाइड नोट। पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, हाथ में एक कागज का टुकड़ा मिलता है, बिया का सुसाइड नोट। फिल्म सिटी के कॉरिडोर में उस नोट की हर लाइन की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है, उस चिट्ठी में बिया लिखती है, मेरे मरने की वजह मेरा एक तरफा प्यार नहीं, वो धोखा है जो बचपन से मुझे दिया गया। सपने दिखाए गए, शादी के वादे किए गए, और फिर जब मैंने अपना सब कुछ छोड़कर उसी घर में कदम रखा, मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। सूरज, तुम ब्रह्मचारी हो सकते हो, पर तुमने मेरी आत्मा की हत्या की है। अब सोचिए, जब पुलिस ये लाइनें पढ़ेगी तो उनका पहला शक किस पर जाएगा? सूरज पर, और उसके साथ पूरे राठौर परिवार पर। कानून कहता है, आत्महत्या के लिए उकसाना IPC 301 एक गंभीर गैर जमानती अपराध है, और बिया ने एक ही चाल में सूरज, ईशा, यहाँ तक कि घर के बुजुर्गों को भी किसी नजर न आने वाले कानूनी दलदल में धकेल दिया है।
मोहल्ले वाले जो कल तक बिया को गाली दे रहे थे अब कहेंगे, बेचारी प्यार में पागल होकर देखो क्या कर बैठी। यहीं से समाज का नजरिया बदलता है और यही बिया की पहली जीत है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है हॉस्पिटल के आईसीयू की तरफ। अंदर डॉक्टरों की भागदौड़, मॉनिटर की बीप बीप, ऑक्सीजन मास्क के पीछे बिया का पीला चेहरा और बाहर कॉरिडोर में खड़ा सूरज जो अपराध बोध की मिट्टी। ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है, ये ट्रैप है सूरज, ये सब नाटक है। लेकिन सूरज की सोच पर अब लॉजिक नहीं, गिल्ट का ताला लग चुका है। उसे सिर्फ इतना दिख रहा है कि उसकी बचपन की दोस्त जो उसके साथ गली मोहल्ले में खेलकर बड़ी हुई, आज उसकी वजह से मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और साथ में एक बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर बताते हैं बिया को होश आ गया है, लेकिन वो गहरे सदमे में है। उसका दिमाग ट्रॉमा झेल रहा है। वो सिर्फ एक ही नाम पुकार रही है, सूरज। डॉक्टर और पुलिस दोनों मिलकर राठौर परिवार पर दबाव बनाते हैं। अगर मानसिक रूप से अस्थिर मरीज को और झटका दिया गया या अगर इसे इसके सुरक्षा कवच यानी सूरज से दूर किया तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसने बयान दे दिया कि इसे मरने पर मजबूर किया गया तो केस सीधा 306 में चला जाएगा। ये सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं, ये है बिया की सुपर प्लान्ड एक्टिंग का कमाल। उसने डॉक्टरों के सामने खुद को इतने अच्छे से टूटी हुई लड़की की तरह पेश किया है कि उन्हें भी लग रहा है कि बेचारा शिकार वही है। अब यहाँ वो मोड़ आता है जहां से शुरू होती है बिया की घर वापसी। लेकिन इस बार वो घर की बहू बनकर नहीं लौट रही, ना ही धीमी आवाज में साजिश रचने वाली देवरानी बनकर। अब वो लौट रही है एक मरीज, एक कमजोर लड़की और कानून की ढाल बनकर। ईशा जानती है कि ये सब ड्रामा है, हर मुस्कान नकली, हर आंसू प्लान्ड। लेकिन उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो सच बोलो और अपने ही पति को जेल के दरवाजे पर खड़ा देखो, या दांत भींच कर दुश्मन को घर के अंदर ले आओ और इसे केयर के नाम पर अपने ही करीब बिठाओ। एक पत्नी, एक बहू, एक इंसान के लिए इससे ज्यादा कड़वा घूंट क्या होगा। फिर भी ईशा वो घूंट पीती है, सिर्फ इसलिए कि उसके सूरज की कलाई में हथकड़ी ना लगे। अब पति ब्रह्मचारी के घर में नया महाभारत शुरू। बिया की एंट्री अब आंसुओं, पट्टियों, स्लो मोशन और ढेर सारे बेचारी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होगी। वो कमरे में लाई जाएगी। शायद ईशा को ही आरती उतारकर उसे अंदर बुलाना पड़े। ये ईशा की सबसे बड़ी हार होगी, अपने ही हाथों से अपनी दुश्मन को सुरक्षित घर के अंदर लाना। लेकिन खेल यहीं खत्म। बिया अब विक्टिम कार्ड इतनी मजबूत तरीके से खेलेगी कि घर में उसे देखकर सबको दया आने लगे। रात में वो अचानक चीख उठेगी, मत धक्के मारो मुझे, दरवाजे से बाहर मत निकालो, मत मरो मुझे। पूरा घर उसके कमरे की तरफ दौड़ेगा, सांसें तेज, पसीना दहशत। और जब सबके सामने वो कांपती हुई आवाज में कहेगी, मुझे सबसे डर लगता है, बस सूरज के पास सुरक्षित महसूस करती हूं, तो डॉक्टर, पुलिस, घर वाले सब एक सुर में कहेंगे, सूरज फिलहाल तुम्हें ही उसके साथ रहना पड़ेगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे अकेला मत छोड़ना। और यहीं से ईशा के लिए शुरू होता है असली अत्याचार। अब कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे बिया बुरे सपने का नाटक करेगी, घबराकर उठेगी और सिर्फ सूरज का हाथ पकड़कर कहेगी, कहीं मत जाओ, तुम हो तो मैं जिंदा हूं, वरना मैं फिर कुछ कर लूंगी। सूरज, जो पहले से ही गिल्ट में डूबा है, कुर्सी खींचकर उसके बेड के पास बैठ जाएगा, उसके माथे पर हाथ रखेगा, उसे शांत करने की कोशिश करेगा। और ईशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब देखती रह जाएगी। उसका अपना पति, जिसके साथ उसने नई जिंदगी के सपने देखे थे, उसी के सामने किसी और औरत का सहारा बन रहा है। वो भी उस औरत का जिसने उनके रिश्ते को तोड़ने की ठान रखी है। जब सुबह होगी, ईशा के हाथ में चाय होगी और सूरज की आंखों में रात भर की थकान। बिया बीच में घुसकर कहेगी, ईशा भाभी, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप आराम कीजिए, सूरज मेरे पास बैठा रहेगा ताकि मैं डरी ना रहूं। और धीमे धीमे घर वालों की नज़र में ईशा हारती हुई और बिया जीतती हुई दिखने लगेगी। बिया की अगली चाल और भी जहरीली होगी। वो ईशा के हाथ का पानी पीने से मना कर देगी, उसके हाथ का खाना खाने से इनकार कर देगी, ये कहकर, मुझे उससे डर लगता है, मुझे लगता है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी, काश ये लोग मुझे अकेला छोड़ दें। ये आरोप सीधे सीधे ईशा के चरित्र पर वार है। और सूरज, जो पहले हर बात पर ईशा का ढाल बनता था, अब कहेगा, ईशा, अभी बिया की हालत नाजुक है, थोड़ा समझो, थोड़ा समायोजन करो।
उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यहीं से सूरज और ईशा के रिश्ते में पहली बड़ी दरार दिखने लगेगी। लेकिन याद रखिए, ईशा कोई कमजोर चरित्र नहीं है। पत्नी है, प्यार करती है, टूट रही है, लेकिन झुकने के लिए पैदा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में ईशा जासूस मोड ऑन करेगी। वो सोचने लगेगी, अगर बिया सच में जान देने आई थी तो गोलियां सच में नींद की थीं या सिर्फ विटामिन? जो खून दिखा वो असली था या फेक? क्या उसके मेडिकल पेपर्स में भी कोई गड़बड़ है? वो बिया के कमरे में सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी, उसकी रिपोर्ट्स चेक करेगी, उसकी बातें सुनेगी और उस पल का इंतजार करेगी जब बिया अकेली होगी और अपने ही झूठ पर मुस्कुराएगी। इसी बीच कहानी में आरव और काव्या की एंट्री भी इस ट्रैक में गहराई जोड़ेगी। काव्या, जो खुद धोखे का दर्द झेल चुकी है, वो शायद ईशा की बेचैनी समझे। आरव, जो धीरे धीरे सुधर रहा है, वो नोटिस करेगा कि जब सूरज कमरे में नहीं होता तब बिया की बीमार आंखों की जगह एक चालाक विजयी मुस्कान आ जाती है। वो कोशिश करेगा सूरज की आंखें खोलने की, लेकिन अभी सूरज सिर्फ वही देखता है जो बिया उसे दिखाना चाहती है, एक बेचारी टूटी हुई, उसके भरोसे पर जी। अब बात करते हैं समाज और मीडिया की। सूत्रों के मुताबिक बिया का खेल सिर्फ घर की 4 दीवारों के अंदर तक सीमित नहीं रहेगा। वो किसी एनजीओ, महिला संगठन या मीडिया तक ये बात पहुंचवा सकती है कि राठौर परिवार ने एक लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या तक पहुंच गई। घर के बाहर रिपोर्टर्स खड़े होंगे, माइक लेकर सवाल पूछेंगे, सूरज जी, क्या ये सच है कि आपके मना करने पर बिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की? क्या एक धर्मपरायण ब्रह्मचारी ने एक लड़की का दिल तोड़ दिया? राठौर परिवार की इमेज, जो अब तक संस्कार और इज्जत के नाम पर टिकी थी, एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। और जितना दबाव बाहर से बढ़ेगा, घर के अंदर उतना ही बिया का राज चलेगा। अब आते हैं बिया की एंड गेम मूव पर। फिल्म सिटी में बहुत जोरों से ये चर्चा है कि बिया का असली मकसद सिर्फ घर में वापस आना नहीं, बल्कि सूरज की पूरी जिंदगी पर कब्जा करना है। वो चाहेगी कि सूरज खुद को उसकी जिंदगी का जिम्मेदार माने। ईशा खुद को इस कहानी की खलनायिका समझने लगे।